नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे भारत का भूगोल क्लास नंबर 14 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में उद्योगों के बदलते तरीके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर एग्जाम आज तक जो एग्जाम हुआ है 1% इस टॉपिक से देखने को जरूर मिला है दोस्तों, इसलिए अंत तक बने रहें, इस टॉपिक को ध्यान से जरूर देखें दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों के लिए अगर आपको जो नोट्स है इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मित्रों कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और स्टोर से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किन किन की पीडीएफ मिलेगी? संपूर्ण जो टेस्ट पेपर है इसका जो यहां पर क्लास होती है उसी की पीडीएफ वहां पर मिलेगी, जिसके अंदर राजस्थान का जो भूगोल है, विश्व का भूगोल है, इनकी पीडीएफ उपलब्ध है। फिर बात करें जीके पेपर के लिए इतिहास और राजनीति विज्ञान, उनकी पीडीएफ उपलब्ध है। भारत के भूगोल की पीडीएफ है, वहां पर जैसे ही क्लास होती है वहां पर आती रहती है। और शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासें चल रही है, उनकी भी पीडीएफ वहां पर आ रही है दोस्तों, तो इनकी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर, शुरू करते हैं। बात करेंगे आज भारत में उद्योगों के बारे में। सबसे पहले आएगा आपके सूती वस्त्र उद्योग। जितनी आज की क्लास है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं मित्रों, क्योंकि लंबी क्लास नहीं लेंगे, छोटी क्लास के द्वारा 2 क्लासों के अंदर हम पूरे उद्योग देख सकते हैं। तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग के आगे हम चलेंगे, फिर देखेंगे दोस्तों जो लोहे व इस्पात जो उद्योग है उनके बारे में। बाकी की क्लासें हैं जो बाकी उद्योग है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए मित्रों, सूती वस्त्र उद्योग, औद्योगिक उत्पादन में इस उद्योग का जो योगदान है वो कितना है? 14% है। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए मित्रों, इसका जीडीपी में, भारत की जीडीपी में सूती वस्त्र उद्योग है, इसका 4% योगदान है। और विदेशी आय यानी निर्यात करने से जो आय हमें प्राप्त होती है उसमें 13.5% योगदान है सूती वस्त्र उद्योग का। सूती वस्त्र उद्योग का जो पहला प्रयास वो किया गया था 1818 ईस्वी में। कहां पर? पोर्ट ग्लोस्टर, पश्चिम बंगाल में जगह है वहां पर, लेकिन यह क्या रहा? असफल रहा दोस्तों। सन 1854 ईस्वी में मुंबई के अंदर कवासी डाबर नानाबाई ने पहली सूती मिल की स्थापना की। तो पहला क्वेश्चन, भारत के अंदर पहली सूती मिल की स्थापना किसने की है? कवासी डाबर ने की है। कहां पर? मुंबई में। कब? 1854 के अंदर दोस्तों। अब देखिए मित्रों, सूती वस्त्र कपास पर आधारित है, तो कपास वस्त्र उद्योग के स्थान निर्धारण को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चा माल, बाजार की निकटता, आर्द्र मौसम, पूंजी, प्रशिक्षित व सस्ता श्रम, परिवहन, बंदरगाह और निर्यात सुविधाएं। ये सभी है जो आपके सूती वस्त्र उद्योग है इसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब मित्रों, जैसे कि किन किन राज्यों के अंदर है जो सूती वस्त्र की मिलें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सूती वस्त्र उत्पादक राज्य 5 राज्य हैं जहां पर मेनली यानी लगभग यहीं पर आपको सूती वस्त्र उद्योग है वो मिलेंगे। सबसे पहला राज्य आता है आपका महाराष्ट्र। कौन सा आ रहा है? महाराष्ट्र। देखिए मित्रों, महाराष्ट्र सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सूती वस्त्रों का है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कपास मिलों के अधिक केंद्रीकरण का कारण क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो जलवायु है वो कच्चे माल और सूती वस्त्र उत्पादक जो भी माल है उनके अनुकूल है। वहां पर श्रम यानी श्रमिक मिल जाते हैं। विद्युत की आपूर्ति अच्छी है, अच्छा बाजार है क्योंकि बॉम्बे, पुणे बड़े बाजार आ जाते हैं और निकट ही बंदरगाह है दोस्तों। इस वजह से कपास मिलें वहां पर अधिक हो रही है दोस्तों। मुंबई देश में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का क्या करता है? उत्पादन करता है। सूती वस्त्रों की राजधानी या भारत की कपास नगरी? 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी की बात करें या फिर बात करें भारत की कपास नगरी, ये कौन सी है आपकी? मुंबई है मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, भारत की कपास नगरी मुंबई। इनके अलावा महाराष्ट्र में सोलापुर, पुणे, नागपुर, जलगांव, अकोला, सांगली, कोल्हापुर में भी सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है दोस्तों। अब मित्रों यहां पर हम बात कर रहे हैं कपास नगरी।
अब कपास को लेकर भारत के अंदर क्रांति, क्रांति वैसी नहीं तो लड़ने वाली क्रांति, मतलब इन जो उद्योग है कपास उद्योग या कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए जो क्रांति थी, देखिए कपास उत्पादन बढ़ाने हेतु रजत क्रांति भारत के अंदर चलाई गई थी। तो अच्छा क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है, इसको आपको याद रखना है। पहला सूती वस्त्र उद्योग का पहला जो राज्य था वो था महाराष्ट्र। दूसरा राज्य आता है गुजरात दोस्तों। कौन सा है? गुजरात। देखिए मित्रों, गुजरात की अगर हम बात करें, दूसरा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है आपका गुजरात। अहमदाबाद, यानी जो आपका गुजरात है इसमें अहमदाबाद, जिसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को सूती वस्त्र उद्योग के कारण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अन्य केंद्रों की बात करें गुजरात में तो भावनगर है, भड़ोच है, कलोल, कालोल, खंभात, राजकोट, सूरत, वडोदरा कपास उत्पादन केंद्र है दोस्तों। अब यहां पर कपास होती है इस वजह से यहां पर सूती वस्त्र उद्योग यानी जो कारखाने हैं वो अधिक लगते हैं दोस्तों। तीसरे राज्य की बात करें हम सूती वस्त्र मिलों के लिए तो आता है हमारा तमिलनाडु। देखिए यह देश का तीसरा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु। कोयम्बटूर, जैसे अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है ना, उसी प्रकार कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है मित्रों। तमिलनाडु में अन्य केंद्र चेन्नई है, मदुरई है, पेरंबूर है, सेलम है, तिरुचिरापल्ली है और तूतीकोरिन। ये सभी जो है यहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए हैं दोस्तों। तो पहला राज्य सूती वस्त्र उद्योगों में आता है महाराष्ट्र, दूसरा आता है गुजरात, तीसरा आता है तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर। नेक्स्ट राज्य आएगा आपका उत्तर प्रदेश। देखिए कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र बात करें तो वो रहेगा आपका कानपुर। इस वजह से कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है उत्तरी भारत में आता है उत्तर प्रदेश, इस वजह से कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। तो कमेंट करके बताइए, आप साथ में वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए मित्रों, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अभी अभी बताया था मैंने। बात करते हैं अन्य केंद्रों की। आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली है, इटावा है, लखनऊ है, मिर्जापुर है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, वाराणसी, ये सभी क्या है इसके प्रमुख केंद्र है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। 3 बने। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? पहला बना था ना हमारे, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। सूती वस्त्रों की राजधानी या कपास नगरी मुंबई को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर है कानपुर और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की तांत की साड़ियां प्रसिद्ध है। यह चीज तो आपने देखी होगी, चुनावों के अंदर यह बहुत चलती है मित्रों। तांत की साड़ियां पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद और सेरामपुर ये जगह हैं जहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए हैं। तो पहला जो हम उद्योग देख रहे थे सूती वस्त्र उद्योग देख रहे थे, जिसका उद्योगों के अंदर देखें कि इसका उत्पादन का उद्योगों में कितना योगदान है। उद्योग दृष्टि से 14% है, जीडीपी में 4% है और विदेशी आय, निर्यात के द्वारा जो विदेशी आय हमें प्राप्त होती है उसमें सूती वस्त्र उद्योग का 13.5% योगदान है मित्रों। नेक्स्ट उद्योग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट उद्योग आता है हमारे जूट उद्योग दोस्तों। देखिए नॉर्मल सी जानकारी लेनी है जूट उद्योग की। चलिए, भारत विश्व में जूट वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यात में दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? सोचिए, क्वेश्चन को समझिए। भारत अगर जूट वस्तुओं की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक क्या करता है? उत्पादन करता है, लेकिन निर्यात कितना करता है? निर्यात की बात करें तो दूसरे स्थान पर भारत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके लिए बन सकता है, याद रखना है मित्रों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगर एक क्वेश्चन दोस्तों, भारत में जो जूट है इसको क्या कहा जाता है? सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सोने का रेशा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के बता दूं आपको। सोने का रेशा, सोना होता है ना, सोना, सोने का रेशा कहा जाता है भारत के अंदर जूट को। जूट होती है, इसको क्या कहा जाता है?
सोने का रेसा दोस्तों। अब चलिए, जूट का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के अंदर 1855 में रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था मित्रों। याद रखना, जूट का पहला कारखाना कहां लगाया? पश्चिम बंगाल में रिसरा जगह पर दोस्तों। कब? 1855। और बहुत सारी किताबों में आपको 1859 भी लिखा हुआ मिलेगा। लगा 1855 में था, काम करना 1859 में प्रारंभ किया था मित्रों। अब एक क्वेश्चन और बनता है मित्रों, यहां से देखिए, 1800 ये कारखाना है ना, लेकिन पश्चिम बंगाल भारत की जो 80% जूट है ना, इसका उत्पादन करता है। तो पश्चिम बंगाल भारत की कितनी जूट उत्पादित करता है? 80% जूट उत्पादन करता है दोस्तों। वर्तमान समय हुगली औद्योगिक पेटी के बांसबेरिया से बिड़लापुर तक के क्षेत्र में भारत के अधिकतर कारखाने जो पश्चिम बंगाल के अंदर आ जाते हैं ना दोस्तों। तो देखिए, हुगली नदी के दोनों किनारों पर आता है, बांसबेड़िया से लेकर ये बिरलापुर, या इसको बिड़लापुर के या बिरलापुर के नाम से जानते हैं। तो ये लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है इनके मध्य, बांसबेड़िया और बिड़लापुर। यहां पर आपको ये जूट के उद्योग ही मिलेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे आता है हमारा ऊनी वस्त्र उद्योग दोस्तों। सूती वस्त्र के बाद क्या आएगा? ऊनी वस्त्र उद्योग। आधुनिक ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत कानपुर में 1976 में लाल इमली की स्थापना के साथ हुई थी मित्रों। कब? आधुनिक ऊन की बात कर रहा हूं, जबकि ऊन की पहली मिल कब स्थापित की गई थी? लिख के बता रहा हूं, ऊन की पहली मिल लगाई गई थी 1870 ईस्वी में। कहां पर? कानपुर के अंदर। ऊन की पहली जो मिल है, ऊन की, भारत की ऊन की पहली मिल 1870 में लगी थी कानपुर के अंदर। अब बात करें, जो ये उद्योग है ना, ऊनी वस्त्र उद्योग, इसका जो वास्तविक विकास है वो होने लगा था 1950 के बाद दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए, आधुनिक ऊनी वस्त्र उद्योग मिल कानपुर में 1976 में, यानी 1950 के बाद लाल इमली की स्थापना शुरू हुई। पंजाब के अंदर अमृतसर, दारीवाल, खरर, लुधियाना, यहां पर आपको ऊनी वस्त्र मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा मुंबई के, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर, उत्तर प्रदेश में कानपुर, आगरा, मिर्जापुर, मोदीनगर, शाहजहांपुर, यहां पर आपको क्या मिलेगी? ऊनी वस्त्र मिलेगी। जैसे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में बीकानेर और जयपुर के अंदर आपको क्या मिलेगी? ऊनी वस्त्र मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा में पानीपत और गुड़गांव के अंदर ऊनी वस्त्र मिलती है दोस्तों। ये सभी, कर्नाटक में बेंगलोर के अंदर ऊनी वस्त्र मिले हैं। तो यहां पर आपको क्या मिलेगी? ऊनी वस्त्र मिले। नेक्स्ट उद्योग की ओर चलें तो नेक्स्ट उद्योग आता है हमारा रेशम उद्योग। कौन सा है? रेशम उद्योग दोस्तों। देखिए मित्रों, रेशम उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान 2 नंबर पे है। कितना है? रेशम उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे स्थान पर भारत है दोस्तों। अब भारत में जो कुल कपड़ा निर्यात है, उसमें जो रेशमी वस्त्र है उनका हिस्सा कितना है? भारत जो कुल कपड़ा निर्यात करता है, उसमें रेशमी वस्त्र है, उनका योगदान है 3%। इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है आपके लिए एग्जाम में। और विश्व में कुल रेशम उत्पादन में भारत कितना रेशम उत्पादन करता है? भारत 15% रेशम उत्पादन करता है। तो कपड़े निर्यात में 3% ही योगदान है, जबकि उत्पादन भारत कितना करता है? कुल विश्व का 15% रेशम उत्पादन करता है। इसका जो मुख्य उत्पादन है वो असम व बिहार में होता है। कहां पर? असम और बिहार में इसका मुख्य उत्पादन, रेशम उद्योग है, ये असम और बिहार में लगे हुए हैं दोस्तों। आगे देखिए, पहली रेशम मिल की स्थापना 1832 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हावड़ा, कोलकाता में स्थापित की गई थी। यह क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए। पहली रेशम मिल की स्थापना कहां पर? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1832 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। यह था रेशम उद्योग। रेशम उद्योग के आगे चलते हैं तो हमारा आता है इस्पात व लोह इस्पात उद्योग। इस्पात व लोह उद्योग इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छे क्वेश्चन यहां से बनकर एग्जाम में आपके आएंगे, तो ध्यान से इस चीज को आपको समझना है। लोह इस्पात उद्योग दोस्तों। चलिए, ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश हो गया है।
इस्पात की अगर हम बात करें तो भारत 2 नंबर का हो गया ताजा आंकड़ों के अनुसार दोस्तों। इस मामले में पहले स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पे जापान है और दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? भारत देश है। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का आरंभ हुआ था 1874 ईस्वी में। कब हुआ था मित्रों? 1874 ईस्वी के अंदर, जब बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने जरिया के निकट कुल्टी पश्चिम बंगाल में अपने संयंत्र की क्या की थी? स्थापना की थी। कब? 1874 में। पश्चिम बंगाल में जगह है कुल्टी, वहां पर किसने? बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने, जिसको बराकर आयरन वर्क्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह कारखाना सफल भी रहा था दोस्तों। यह क्या था? सफल भी यह कारखाना रहा था दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, इसके बाद 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना के साथ ही बड़े पैमाने पर उत्पादन है जो शुरू हो गया। कब? 1907 में जमशेदपुर, जिसको सांची भी कहते हैं, नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। और जब इस कंपनी की स्थापना हुई तो इसी के साथ क्या है, जो आपका मित्रों क्या है, बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। अब इसके बाद 1919 में ब्रनपुर के अंदर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको 1919 के अंदर ब्रनपुर के अंदर, आपको बहुत जगह 1918 भी मिलेगा। 1918 में इनका जो है शुरुआत हुई थी, 1919 में ये इन उत्पादन कार्य शुरू कर दिया था मित्रों। तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई 1919 में, जिसका नाम है इसको दोस्तों। 1923 में भद्रावती में, 1923 के अंदर मित्रों, कहां पर? कर्नाटक के अंदर जगह है भद्रावती। भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने भी क्या कर दिया? कार्य शुरू कर दिया। तो मित्रों, भद्रावती के अंदर जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना हुई, वे ये किस क्षेत्र में थी? ये थी आपकी सार्वजनिक क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका ये। भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, वहां पर सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा है, वहां पर जर्मनी के सहयोग से में स्थापित की गई क्या? लोह इस्पात संयंत्र वहां पर स्थापित किए गए दोस्तों। अब मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा आपका, वो क्या बनेगा? तो देखिए, एक बार चलते हैं। लोह एवं इस्पात के प्रमुख उत्पादक कौन कौन सी कंपनी है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के स्वामित्व में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर 9 कंपनियां काम कर रही है। कौन कौन सी है? दुर्गापुर एकीकृत इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से ये नहीं है कि मैं आपको कोई रटा सकता हूं, ये याद रखनी है कौन सी कंपनी कहां पर स्थित है और किससे रिलेटेड है दोस्तों। राउरकेला एकीकृत इस्पात संयंत्र, राउरकेला उड़ीसा के अंदर। भिलाई एकीकृत इस्पात संयंत्र, भिलाई छत्तीसगढ़ में। बोकारो एकीकृत इस्पात संयंत्र, बोकारो झारखंड में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ब्रनपुर पश्चिम बंगाल में। विशेष और मिश्र इस्पात तथा लोह मिश्र कारखाना, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। विशेष और मिश्र इस्पात तथा लोह मिश्र कारखाना, सेलम तमिलनाडु में। महाराष्ट्र इलेक्ट्रो सेलम लिमिटेड, चंद्रपुर महाराष्ट्र में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, भद्रावती कर्नाटका में। यह है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर सेल के अंतर्गत कार्य कर रही है 9 कंपनियां, लोह एवं इस्पात के प्रमुख उत्पादक आती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं मित्रों, तो आती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, जमशेदपुर, जो है निजी क्षेत्र में। किसमें है मित्रों? निजी क्षेत्र में स्थापित कंपनी है। इंपॉर्टेंट चीज यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर दोस्तों। अब आगे चलिए मित्रों, एक एक कंपनी है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं लोह इस्पात की, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। टॉपिक भी बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। टाटा लोह एवं इस्पात कंपनी जमशेदपुर के अंदर स्थित है, झारखंड में। जमशेदपुर झारखंड के सिंह भूमि में सांची जमशेदपुर में स्थापित है आपकी कौन सी? टाटा लोह एवं इस्पात कंपनी, टिस्को दोस्तों। स्थापना कब की गई? 1907 में।
सन 1908 में कच्चा लोहा बनाया, 1907 में स्थापना, 1908 के अंदर क्या कर दिया है, कच्चा लोहा बनाना प्रारंभ कर दिया है, और 1911 में इस्पात बनाना शुरू कर दिया है। 1907 में स्थापना, 1908 में कच्चा लोहा बनाना, 1911 में इस्पात बनाना टाटा लोह एवं इस्पात कंपनी ने शुरू कर दिया है। स्वर्ण रेखा व खारकोई नदियों द्वारा जलापूर्ति की जाती है। टाटा लोह एवं इस्पात कंपनी, जो ये कंपनी है टिस्को, इसमें कौन सी नदियां, स्वर्ण रेखा है, खारकोई नदियां हैं, ये जलापूर्ति करती है। लोह अयस्क बादामपाड़ ओडिशा, नोवा मंडी झारखंड, यहां से यहां पर कच्चा माल है जो लोह इसका वो आता है दोस्तों। कोकिंग कोयला जरिया तथा बोकारो से, जो कोयला है वो कहां से आ रहा है, जरिया व बोकारो से दोस्तों। बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज आता है आपका कयुंजर उड़ीसा से। कहां से आता है, कयुंजर उड़ीसा से। चूना पत्थर आता है सुंदरगढ़ झारखंड से, और इसके निकट बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है दोस्तों, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां से बन सकता है दोस्तों। टाटा लोह एवं इस्पात कंपनी जमशेदपुर में है, याद रखना मित्रों। नेक्स्ट कंपनी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आती है इसको दोस्तों। कौन सी आती है आपकी, इसको, जो ब्रह्मपुर के अंदर है मित्रों। देखिए क्या नाम है इसका, भारतीय लोह इस्पात कंपनी इसको की स्थापना 1918 में तथा स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना 1952 में की गई। इन दोनों का विलय 1952 में हुआ। 1918 में स्थापना भारतीय लोह इस्पात कंपनी की हुई और स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना 1952 में हुई। 1952 में दोनों को विलय कर लिया गया और 1952 में कंपनी बन गई। इसके 3 संयंत्र है, एक ब्रह्मपुर है, एक हीरापुर है, एक कुल्टी है। तो इसको के 3 संयंत्र वर्तमान में है, ब्रह्मपुर, हीरापुर और कुल्टी। सन 1972 में सरकार ने इस इस्पात संयंत्र का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया है। कब, 1972 में। लोहा इसके यहां पर आता है छोटा नागपुर का पठार व कोयंजूर जो ओडिशा में है, वहां से लोहा इसका आता है। कोयला आता है जरिया व रानीगंज से। पानी व बिजली आती है दामोदर नदी से। पानी और बिजली कहां से आती है, दामोदर नदी से दोस्तों। यह है आपकी इसको, ब्रह्मपुर पश्चिम बंगाल वाली। आगे चलते हैं और तीसरा संयंत्र आता है हमारा भद्रावती लोह एवं इस्पात संयंत्र। देखिए विश्वेश्वरैया लोह व इस्पात संयंत्र भद्रावती कर्नाटक में है। भद्रावती कहां पर है, कर्नाटक में। तो विश्वेश्वरैया लोह व इस्पात संयंत्र भी कहां पर है, भद्रावती कर्नाटक में। इसका पहले नाम क्या था, पहले नाम था मैसूर लोह व इस्पात लिमिटेड। मैसूर लोह एवं इस्पात लिमिटेड दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1923 के अंदर। इस संयंत्र क्षेत्र का अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा 1962 में कर लिया गया और नया नाम विश्वेश्वरैया लोह एवं इस्पात संयंत्र इसका कर दिया गया। यहां पर जो लोह इसका आता है वो आता है बाबू बुदन की पहाड़ियों से। बिजली आती है जोग व श्रावती जो परियोजना है वहां से। जल आता है भद्रा नदी से दोस्तों। यह है भद्रावती लोह एवं इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट संयंत्र आता है भिलाई लोह एवं इस्पात संयंत्र। स्थापना रूस के सहयोग से 1956 में की गई। कहां पर, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से भिलाई लोह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। लोह इस कहां से आता है, डल्ली राजहरा की खानों से। कोयला आता है कोरबा छत्तीसगढ़, बोकारो व जारिया झारखंड से, यहां पर कोयला आता है। मैग्नीज आता है बालाघाट व भंडारा से। जल आता है तंदूरा नहर से। जल किससे आता है, तंदूरा नहर से। विद्युत की आपूर्ति होती है यहां पर कोरबा तापीय बिजली संयंत्र से। कोरबा तापीय बिजली संयंत्र से यहां पर विद्युत आपूर्ति होती है। और इसके निकटतम बंदरगाह जहां से इसको काम में लिया जाता है वो है विशाखापट्टनम दोस्तों। यह है भिलाई लोह एवं इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आता है राउरकेला लोह एवं इस्पात संयंत्र ओडिशा दोस्तों। इसकी स्थापना भी 1956 में की गई है। भिलाई लोह एवं इस्पात संयंत्र भी 1956 में स्थापित हुआ और राउरकेला लोह इस्पात संयंत्र भी 1956 में स्थापित हुआ। इसके साथ दुर्गापुर लोह इस्पात संयंत्र वो भी 1956 में स्थापित हुआ है। सहयोग किया है जर्मन कंपनी कोप्स एंड डिमांग ने। कोप्स एंड डिमांग कंपनी है जर्मन कंपनी जिसने सहयोग के साथ ये क्या किया है, स्थापित।
अब कुप्स भी मिलता है, क्रुप्स भी इसका नाम मिलता है दोस्तों। लोहा एस्क यहां पर आता है मयूरभंज उड़ीसा से। कोयला आता है बोकारो, जारिया, तलचर व कोरबा से। जल आता है कोयल, संक और ब्राह्मणी नदियों द्वारा। राउरकेला में 3 नदियों का जल आता है। राउरकेला जो लोहा इस्पात संयंत्र है उसमें कोयल, संक, ब्राह्मणी नदियों से दोस्तों। विद्युत हीराकुंड परियोजना के द्वारा यहां पर उपलब्ध करवाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट संयंत्र की ओर चलते हैं। लोहा इस्पात तो आता है दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र। यह कहां पर है? पश्चिम बंगाल। सहयोग ब्रिटेन के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। सन 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई। उत्पादन शुरू कब किया है? 1962 से। 1956 में स्थापना, 1962 में उत्पादन शुरू। दुर्गापुर शहर दामोदर नदी के किनारे स्थित है, इसलिए दामोदर नदी से यहां पर क्या मिल जाएगा? जल मिल जाएगा। लोहा एस कहां से आएगा? सिंहभूमि, जो झारखंड है सिंहभूमि, वहां से लोहा एस का आता है। कोयला रानीगंज पश्चिम बंगाल से। मेघनी जाता है बालाघाट मध्य प्रदेश से। और जल की आपूर्ति होती है दामोदर नदी से दोस्तों। यह है दुर्गापुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कहां पर आपके झारखंड के अंदर है। बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापना कब की गई? 1964 में। सहयोग किसका रहा? सोवियत संघ का। लोहा एस कयुंजर से। कोयला आता जरिया से व करगली से। जल दामोदर नदी पर बनी तेनूघाट परियोजना से। जल किससे आता है? दामोदर नदी पर जो परियोजना है तेनूघाट, वहां से। तो बोकारो इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना 1964 में झारखंड में की गई मित्रों, बोकारो के अंदर। सहयोग रहा था सोवियत संघ का दोस्तों। 8वां जो संयंत्र है वो है हमारा सेलम इस्पात संयंत्र। सेलम इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना 1982 में की गई। लोहा अयस्क, मैग्नीज, डोलामाइट, चूना पत्थर निकटवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु है, उसके आसपास आपको लोहा अयस्क है, मैग्नीज है, डोलामाइट है, चूना पत्थर है, पानी है, सब कुछ उपलब्ध है उसके आसपास दोस्तों। नेक्स्ट है विजयनगर इस्पात संयंत्र, जो कर्नाटक के अंदर है। स्थित कहां पर है? कर्नाटक के बेलोरी जिले में हासपेट में स्थित है। कर्नाटक का जिला है बेलोरी, बेलोरी में जगह है हासपेट, हासपेट में है विजयनगर इस्पात संयंत्र। लोहा एस्क आता है इसमें हासपेट में, वहीं से। कोयला आता है कन्हन घाटी, जो छत्तीसगढ़ है, वहां से। और पानी मिलता है इसको तुंगभद्रा परियोजना से। तुंगभद्रा परियोजना से किसको? विजयनगर इस्पात संयंत्र को दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे जो संयंत्र वो है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी 1970 में। और उत्पादन इन्होंने किया था शुरू 1992 में, बहुत देर से दोस्तों। देखिए इस संयंत्र की स्थापना राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा की गई। किसके द्वारा? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, वो बनेगा, यह भारत का एकमात्र संयंत्र है जो तटीय क्षेत्र में स्थित है। भारत का तटीय क्षेत्र है, वहां पर स्थित विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र ही है दोस्तों। यहां पर जो लोहा एस्क आता है वो आता बेलाडीला छत्तीसगढ़ से। कोयला आता बोकारो, रानीगंज और जरिया से दोस्तों। यह था विशाखापट्टनम आपका इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट आता है मित्रों आपका, वो आता है दाई तारी इस्पात संयंत्र। दाई तारी इस्पात संयंत्र कहां पर है? उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर जो पाराद्वीप है वहां पर उड़ीसा के अंदर यह स्थित है। स्थापना का भार टाटा को सौंपा गया। मतलब दाई तारी इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना किसने की है? टाटा ग्रुप ने की है। 12वीं जो संयंत्र है 12वां, वो है डोलवी इस्पात संयंत्र। यह है महाराष्ट्र में। डोलवी रत्नागिरी जिले महाराष्ट्र में स्थित है आपका डोलवी इस्पात संयंत्र। और अंतिम हमारा जो संयंत्र है वो है हमारा पास्को इस्पात, जो पाराद्वीप ओडिशा में है। दक्षिणी कोरिया की पोहांग इस्पात कंपनी के द्वारा पास्को इस्पात संयंत्र है जो स्थापित किया गया। इस संयंत्र ने जो शुरुआत है कार्य करने, उत्पादन करने की, वो 2016 से कर दिए दोस्तों। तो दोस्तों जो हम उद्योग देख रहे थे उनमें आज हमने जो उद्योग देखे हैं उनमें पहला था सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, उन्नी उद्योग, रेशम उद्योग और इस्पात व लोहा उद्योग। बाकी के उद्योग है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे, जिससे आप भी इनको नोट्स है वो आसानी से बना पाएं। और जो साथी नोट्स नहीं बना रहे हैं वो ऐप से है जो नोट्स PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आज की क्लास?
एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और जो भी मेरे नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।